सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अस्मिता मलिक। पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में आज बात होगी कैश पेमेंट्स के लॉज एंड फ्लॉज की। कैश ट्रांजैक्शन यानी नकद लेन देन का इंडियन इकोनॉमी में ट्रेडिशनली एक अहम रोल रहा है। खास बात यह है कि कैश लेन देन से ब्लैक मनी यानी काले धन को जमा करने की एक बहुत बड़ी वजह रही है। इसीलिए सरकार ने ब्लैक मनी से निपटने के लिए टाइम टू टाइम नकद लेन देन के लिए वेरियस लिमिट्स सेट किए हैं और इन लिमिट से ज्यादा अगर कोई कैश में पेमेंट या रिसीव करता है तो उससे 100% की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो आज के डिजिटल दौर में क्या कैश पेमेंट्स के तौर तरीके हैं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप दीक्षित जी और जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली। सर, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज अगर हम पेमेंट्स की बात करते हैं, ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस पर जाते हैं तो ये ट्रेडिशनली हमारा बहुत ही पुराना तरीका रहा है। तो आज के दौर में जो अभी आज के दौर की हम बात करें तो क्या चेंजेस आए हैं इसमें? बहुत चेंजेस आए हैं अस्मिता। पहले तो डीडी उर्दू के सभी दर्शकों को मेरा आदाब। और चेंजेस तो इतने आए हैं, मुझे एक गाने की लाइन याद आती है, जो हाथ में नोट लेके वो गाना फिल्मी था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और तब रुपये का मतलब अस्मिता सिर्फ कैश से लिया जाता था कि आप कैश जेब में है तो आप सब कुछ हैं, कैश जेब में नहीं है। पर जमाना इतना तेजी से बदला और हमारी कैश के ऊपर जो डिपेंडेंस थी, जो हम कैश के ऊपर डिपेंड करते थे, वो इस हद तक थी कि कैश अगर जेब में नहीं हो तो आपको गरीब माना जाता था। और आप मानेंगे नहीं, आज जो जमाना है वो उल्टा है। जिसकी जेब में कैश नहीं है, हो सकता है उसके ई वॉलेट में, उसके मोबाइल फोन में, उसके बैंक में, जिसका उसके पास हर वक्त एक्सेस रहता है, वो कैश जेब में वाले से ज्यादा अमीर हो सकता है। और ऐसा ज्यादातर पाया भी जाता है, क्योंकि आपकी जेब तो आखिर एक लिमिट तक कैश ले सकती है, कितना जेब में रख लेंगे आप। और खासकर जब से 2000 का नोट प्रचलन से बाहर करने की बात आई है, 500 का नोट अब सबसे बड़ा नोट है, तो मुझे लग रहा है कैश ने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, जहां पूरी तरह से लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते थे। हम अगर हिस्ट्री में जाएं अस्मिता, तो लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते थे। ये जब जनधन योजना नहीं थी, जिसके अंतर्गत अब 47 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। और मैं आंकड़े देख रहा था कि जनवरी 2023 तक 225 करोड़ बैंक अकाउंट्स भारतीयों के पास हैं। अगर हमारी आज आबादी 142-143 करोड़ है, तो उस आबादी से ज्यादा बैंक अकाउंट है। कोई अगर ये जानना चाहता है ज्यादा कैसे हैं, तो साहब एक आदमी के 2 से 3 बैंक अकाउंट भी होते हैं, इसलिए ज्यादा है। तो मैं समझता हूं एक पूरा का पूरा जैसे युग परिवर्तन होता है, युग में बदलाव आता है, ऐसा आया है कैश के मामले में। और भले ही कैश इन सर्कुलेशन अस्मिता इसको हम बोलते हैं, और मुझे लग रहा है ये आज दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि हमारी कैश इन, इसको बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन या कैश इन सर्कुलेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CIC भी बोलते हैं। जो हमारी GDP होती है उसके अनुसार इसको रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है। अगर GDP आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है तो कैश इन सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, और अगर देश की जो ग्रोथ है, देश की जो प्रोग्रेस है, वो तेजी से हो रही है, तो कैश उतनी तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अस्मिता इसमें एक बात कहते हैं कि साहब जब 2016 में 500 और 1000 के नोट जब बाहर निकाले गए थे, उस वक्त हमारा जो टोटल कैश इन सर्कुलेशन, CIC में बात कर रहा हूं, तो उस समय करीब 17-18 लाख करोड़ के आसपास था। आज जब हम 2023 में बैठे हैं तो हमारा कैश इन सर्कुलेशन करीब 34-35 लाख करोड़ है। अब जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि साहब आप कहते हैं कि हमने 500-1000 के नोट बंद कर दिए और अब 2000 का नोट बाहर जा रहा है, तो भला ये कैश इन सर्कुलेशन इतना बढ़ कैसे गया? उनके लिए जो इकोनॉमिक्स है वहां से जवाब निकल के आता है। जवाब ये आता है कि जैसे जैसे GDP ग्रोथ होती है तो वैसे वैसे कैश की जरूरत पड़ती है। और हमारी जो इकोनॉमी है अस्मिता, ये आपके सवाल से सीधा सीधा इसका सरोकार है कि 60 से 70% इकोनॉमी आज भी हिंदुस्तान की वो कृषि क्षेत्र पर, एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। वो उसका सहारा है। तो मैं समझता हूं जहां एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, आज भी हमारी इतनी बड़ी तादाद में, आज भी हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो वहां पर आप कैश को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते। हालांकि अब जैसे जैसे आगे प्रोग्राम चलेगा तो हम बात करेंगे कि कैसे सरकार ने इसके लिए कदम उठाए, पर कैश मैं समझता हूं आज भी भले ही शहरों में ना हो पर गांव में, और एक जरूरी बात, जो छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा जल्दी से, वो ये है कि कैश और स्मार्टफोन का एक बड़ा नजदीक का रिश्ता बन गया है जी। कि जैसे जैसे ये स्मार्टफोन लोगों की जेबों में पहुंच रहे हैं, कैश उतना कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कैश की जगह स्मार्टफोन लेता जा रहा है। वो जो गड्डी जगह घेरती थी, लगभग उतना ही मोटा, उससे पतला बल्कि स्मार्टफोन होता है। और 70 करोड़ स्मार्टफोन्स इस समय इंडिया में हैं और 142 करोड़ की जनता की, मुझे लग रहा है जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़ेंगे तो ये कैश कम आता हो जाएगा। कैसे, इसकी हम आगे जरूर जिक्र करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बताया शरद जी। जी शरद जी, जैसे आपने अभी जीडीपी की बात करी है, बहुत सारे फैक्ट्स बताया आपने, प्रैक्टिकलिटी और ट्रेडिशनल को भी मिक्स किया, लेकिन कार बाजार में भी जैसे हमारा जो मुल्क है वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, तो यानी वहां भी ग्रोथ हमारी हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कार का आपने पूछा जी, कार बाजार। देखिए, कार बाजार की बात करें तो आप कार क्या, मैं तो कहूंगा कि आप कुछ भी अगर बड़ा खर्चा करते हैं, मैं बल्कि कार से भी एक बड़ा आइटम ले लेता हूं, प्रॉपर्टी ले लेता हूं। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वहां ध्यान रखना होता है कि आप अब 20,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हैं। आप मतलब किसी प्रॉपर्टी डील, मान लीजिए, तो आपने कार की बात करी, और कार की बात से जो निकल के आता है वो ये आता है कि 2 लाख रुपए से ऊपर जब भी आप खर्च करेंगे, कुछ भी आप खर्च करने जाएं, पहले आप कैश निकाल के दे देते थे आसानी से, अब अगर आप 2 लाख से ऊपर देते हैं तो आपको वहां पर पैन नंबर देना पड़ेगा। अब इसमें से अस्मिता एक बहुत अहम सवाल ये निकलता है कि आखिर कैश पर इतना डाउट क्यों, कैश पर इतना सस्पिशन क्यों, कैश के ट्रांजैक्शंस को इस कदर क्यों देखा जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल निकल के आता है। आपने कार की बात करी, प्रॉपर्टी की बात करी, खर्चों की बात करी, अभी संदीप ने बिजनेस के खर्चों का बताया। तो देखिए, कैश की अपनी कुछ उसमें छुपी हुई खामियां हैं। मुझे लग रहा है अगर हम उन खामियों की बात करें तो आपने जो पूछा है अस्मिता, उसका जवाब इसमें से निकल आता है। पहली बात कि जब कैश में लेन देन होता है तो उसको हम लोग, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेल। ट्रेल होता है कि आप जब चलते हैं तो आपके, मान लीजिए मिट्टी में चल रहे हैं कहीं आप, और कच्ची मिट्टी है या गीली मिट्टी है, तो आपके पैरों की छाप छोड़ता जाता है वहां पर पीछे। आपके कोई बाद में भी आए तो देख लेगा कि आप इस रास्ते से गए हैं। इसी को ट्रेल कहते हैं। तो जब कैश में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ट्रेल नहीं छोड़ते हैं। मतलब मैंने आपको दिए, आपने किसी और को दिए, किसी और, अब एक नोट ने कितने हाथों में गया ये नोट नहीं बता सकता है, इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये नोट कितनी जगह गया। पर अगर आप उस ट्रांजैक्शन को डिजिटल तरीके से कर रहे हैं या बैंकिंग के तरीके से कर रहे हैं तो वो एक ट्रेल छोड़ता जाता है। तो एक तो यह है कि कैश की ट्रेल नहीं थी, उसकी वजह से अस्मिता क्या होता था कि गलत तरीके की एक्टिविटी शुरू हो रही थी। टेरर फंडिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई, काला धन जिसके बारे में बहुत चर्चा रही है, खासकर से जब से सरकार आई, सरकार ने काले धन को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करी है, काले धन का यहां पर इकट्ठा होना, बनना कम किया जाए। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन कैश होता था। तो मुझे लग रहा है अगर कोई मजबूत कदम आप उठाना चाहते हैं कैश के लिए तो वो ये कदम जो देखने को मिल रहे हैं, जो लॉज बनाए जा रहे हैं और जो डिजिटल मनी को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। पर कुल मिला के मैं आपको बोलूं तो कैश का नुकसान, अच्छा आप कैश, मान लीजिए आपको कोई बड़ी पेमेंट करनी है तो आप कितना कैश, आप एक थैले में ले जाएंगे, आप एक बैग में ले जाएंगे, आप जेब में रख के ले जाएंगे, तो कल को वो चोरी हो सकता है, कहीं आप रख के भूल सकते हैं, कहीं कोई उसको हाथ से छीन सकता है। छीना झपटी के केसेस पहले सुनने में आते थे। तो एक तो ब्लैक मनी जनरेट करता है, उसकी ट्रेल रखनी मुश्किल हो जाती है, उससे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वो खो जाता है। अच्छा, फटे नोट आपने देखे होंगे, एक साहब तो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने ये 2016 की बात है, उन्होंने कुछ नोट अलमारी में रखे हुए थे और बहुत साल तक रखे रहे, उनको इतना ध्यान भी नहीं रहा, और जब उन्होंने खोले, आप मानेंगे नहीं, उसको दीमक खा गई थी। वो करीब करीब 2-3 लाख रुपए था जो उनका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, उसके इतने इतने टुकड़े उनको मिले। तो कैश का फिजिकल सेफ्टी, अब आप रखेंगे, घर में रखें तो चोरी का डर होता है आप। और मैं ये भी जानकारी दे दूं डीडी उर्दू के दर्शकों को कि लॉकर में जो लोग कैश को रखते हैं, आप अगर बैंक के कानून देखें तो लॉकर में कैश रखना इलीगल माना जाता है। आप लॉकर में कैश रखना निषेध है, वो उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, आप नहीं रख सकते। रख लेते हैं लोग, अलग बात है, क्योंकि कोई बैंक के अफसरान आपको आके चेक तो करते नहीं आप क्या रखने जा रहे हैं। पर अगर वो कल को पकड़ा जाता है तो आप कैश, तो कैश की बहुत सारी खामियां थी अस्मिता, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है तो कार बाजार के, आप प्रॉपर्टी बाजार हो, कार बाजार हो, नॉर्मल खरीद फरोख हो, और आजकल तो आप जाएं तो छोटा एक नारियल पानी अगर आपने सड़क के किनारे से लेना है
तो उसका नारियल का ढेर दिखाई देता है, साथ में आपको एक क्यूआर स्कैनर दिखाई देगा। मैं देखता हूं लोग आते हैं, अपने फोन को स्कैन करते हैं, शायद 60 रुपए का नारियल आता है, उसकी पेमेंट वो अपने बैंक से सीधा करके और चले जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव इस देश में आ रहा है अस्मिता। आज 15 लाख करोड़ के महीने के ट्रांजैक्शंस हमारे डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। और अभी कल की में एक रिपोर्ट निकल के आई जो कि बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने पब्लिश करी है कि हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है ये 2030 तक $1 ट्रिलियन की हो जाने वाली है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं ये कुल $150 मिलियन की है। 150 बिलियन डॉलर की, ये बढ़ के 6 गुना बढ़ के ये 1 ट्रिलियन। तो इस रफ्तार से और जैसे जैसे डिजिटल बढ़ेगा आपको कैश कम देखने को मिलता जाएगा, ना केवल जेबों में बल्कि लोगों के घरों में और लेन देन में भी आपको कैश का आवागमन या कैश का आना जाना कम दिखाई देगा। जी, जैसे अभी आपने कुछ फ्लॉज के बारे में बात करी, बहुत सारे रीजंस बताए कि कैश अगर आप रखते हैं तो खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है। एक आपने ब्लैक मनी की बात करी और गवर्नमेंट का जो एम रहा है, जिस तरह से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को और ज्यादा चाहती है कि और ग्रो करे, तो एक रीजन गवर्नमेंट का एम रहा है कि वो ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सके। तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट अपने मकसद में कहां तक पहुंची है? मुझे लग रहा है कि अगर हम 2014 के बाद की बात करें, जब से ये सरकार आई, उसके बाद से सबसे पहले तो 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, मुझे लग रहा है उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत सारी परेशानी भी लोगों को आई होगी क्योंकि करीब करीब 87% पूरी करेंसी इन सर्कुलेशन बाहर हो गई थी और लोगों को बैंक में जमा कराने पड़े या जो भी हुआ उसमें मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि उसको कुछ लोग माने या ना माने, पर बहुत लोगों से उससे फर्क पड़ा। कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी आया होगा क्योंकि कई दफे गेहूं के साथ थोड़ा घुन पिस जाता है, पर फिर भी मैं समझता हूं वो एक पहला स्टेप था। उसके बाद अगर आप काले धन पे बात करें तो जब जीएसटी आया, अब सब पूछते हैं कि जीएसटी ने भला काले धन को कैसे रोका। तो जीएसटी की वजह से एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है? जो लोग कच्चे बिल काटते थे कि आप गए दुकान पे, आपने सामान लिया, तो उसने क्या किया, एक ऐसा ही पर्चा फाड़ा और उसमें आपको बस लिख दिया ये लीजिए 2000 रुपए का आपने सामान लिया, और आपने पर्ची ली, उसको कैश दिया और बात खत्म। कहीं कोई बिल नंबर नहीं है, कहीं कोई टैक्स नहीं चार्ज किया गया, तो उससे टैक्स की चोरी हो रही थी। वो काले धन को बढ़ावा देता है। तो जीएसटी आने से क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम बन गया कि वो पूरी की पूरी एक चेन है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, आपने जिससे सामान लिया है उसको आगे बिल करेंगे, उसका टैक्स आप क्लेम करेंगे, आपका टैक्स कोई और क्लेम करेगा, फिर कंज्यूमर के हाथ में जाएगा। तो एक पूरा का पूरा फॉर्मलाइजेशन सिस्टम बना जीएसटी। वो समझता मैं दूसरा कदम था काले धन का। उसके बाद अगर हम हाल की बात करें अस्मिता, तो हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया, जिसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है आपको बैंक में जमा करने की। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह साफ तौर से कहा है कि हर नोट की एक मियाद होती है, उसकी एक जिंदगी होती है। वो 4-5 साल में खराब होने लगते हैं, वो पुराने होने लगते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी में हो जाते हैं, उन पे गंदे हाथ लगते हैं, फटने लगते हैं। तो हम 4-5 साल बाद तो सभी नोटों को बाहर कर देते हैं। और ये नोट जब लाया गया था तो एक टेम्परेरी तौर पर लाया गया था। मैं 2000 नोट की बात कर रहा हूं। तो अब इसके बाहर होने से आरबीआई ने जिस इंटेंशन से इसको बाहर किया, वो तो इंटेंशन थी कि नोट की अपनी वो पूरी हो गई मियाद, पर उससे बहुत सारे फायदे होंगे ऐसा सुनने में आ रहा था। अस्मिता, हम मीडिया में फोटो में भी देखते थे, लोगों किसी के घर से 2-2 हजार की गाड़ियां निकल रही हैं, कोई ऐसे अफसरान थे जिनके घर से निकल रही हैं, वो उसमें भ्रष्टाचार हो गया। ये सब चीजों को मैं समझता हूं बड़ा नोट जो होता है वो बढ़ावा देता है। बड़ा नोट, अस्मिता ये ध्यान रखिएगा कि बड़ा नोट काले धन को ज्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि आपको स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए। तो जिसको भी अपने पास इकट्ठा करना है काला धन, वो बड़े नोटों का सहारा लेता है। इसी वजह से बड़े नोट अब जब 30 सितंबर तक की डेट है तो लोगों को वो बाहर निकालने पड़ेंगे। आप 10 नोट या तो बैंक में जाके बदल सकते हैं एक बार में, या फिर आपको बैंक में जमा करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं ये भी काले धन पर एक इनडायरेक्टली हमला है। और काले धन पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ये जो अभी संदीप बता रहे थे, आप 2 लाख से ज्यादा का परचेज नहीं कर सकते, 20,000 से ज्यादा आप किसी को लोन नहीं दे सकते हैं। तो जहां जहां भी कैश का मूवमेंट हो रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कैश और काले धन का आपस में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता यह है कि जितना कैश घूमेगा उतना आपको काले धन बनाने के मौके मिलेंगे, अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं। और जितना कैश कम होगा उतना काले धन बनाने के मौके। और देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे मुझे लगता है जो दूरदर्शन उर्दू के दर्शक हैं
वो इस बात को जानते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी डील करने जाते थे पहले, आपको याद होगा, तो एक सवाल पूछा जाता था, भाई कितना व्हाइट में लेंगे, कितना ब्लैक में लेंगे। एक आम बात थी, ये तो आम बात की जाती है। अब मैंने देखा कि जब से ये सरकार आई और जब से ये जो लॉज बनाए गए हैं, अब इस बात को करने में लोग हिचकिचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद बिल्कुल नहीं होता होगा, मैं कतई नहीं कहता, पर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जब ये बिल्कुल ये पूछना कि कच्चा पक्का कितना होगा, ब्लैक व्हाइट कितना होगा, ए और बी कितना होगा, बड़े इसके बड़ी सारी टर्म बनाई गई थी। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और देखिए ये एक ऐसी कालाधन, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग है जो कि जैसे कुछ रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं ना, तो वो क्या है कि आप एक दिन गोली ली और अगले दिन ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आप जाएं तो जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, वो क्या होता है 6 महीने साल तक चलता है। तो ये मुझे लगता है कालाधन एक ऐसा रोग है जो एक बार लग जाए तो इसको आप रातों रात खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की आदत बन जाती है, लोगों को ऐसा पैसा रखने की, लोगों को टैक्स ना देने की आदत बन जाती है, टैक्स देना उनको भारी पड़ता है। मुझे लग रहा है इस रोग का धीरे धीरे इलाज चल रहा है और ये दवाई अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है, और मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में ये रोग बिल्कुल यहां से हट जाएगा। और मुझे लग रहा है यही इस सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि काले धन को यहां से बिल्कुल खत्म करना। मुझे लग रहा है ये बहुत सारे इसके फायदे हैं। देश में अगर जितना टैक्स आएगा उतने आप देश में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो पहले से ज्यादा आ रहा है, और उस रेवेन्यू की वजह से आप ये डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो आम आदमी के पास देश की उन्नति का, देश के प्रोग्रेस का फायदा दिखाई दे रहा है। और इसका एक रीजन आपने जो बिल्कुल ठीक कहा कि काले धन पर जो हमला है, काले धन को जो घेरना है, काले धन को खत्म करना है यहां से, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल इसमें सार्थक हो रहा है पूरा। अभी हम ये नहीं कहते कि हम पहुंच गए, शायद दिल्ली थोड़ी दूर है, पर हम उस ओर बढ़ जरूर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, और संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।